अमीर और गरीब बहू की दिवाली। गरीब किशन झोपड़ी के बाहर बैठा चाक पर मिट्टी के दिए बना रहा होता है। तभी ललिता कहती है, अजी अभी तो पहले के बनाए हुए दिए ही नहीं बिके हैं, तो फिर आप दोबारा से दिए क्यों बना रहे हैं? तो क्या करूं ललिता, जमाना जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है, जहां देखो वहां चाइनीज लाइट मरकरी ही बिक रही है। इसीलिए मुझ गरीब कुम्हार की मिट्टी के दिए कोई नहीं पूछता, वरना 8-10 साल पहले के दौर में मैं जितने भी दिए बनाता था वो तो हाथों हाथ बिक जाया करते थे। अजी अब तो दिवाली में बस 2 ही दिन रह गए हैं। गुड्डी और राजू भी मिठाई और पटाखे की जिद लगाए हुए बैठे हैं। अगर हमारे पास दिए नहीं बिके तो हम अपने बच्चों की खुशियाँ कहाँ से खरीदेंगे? इतने में 7 साल का सोनू और 8 साल की गुड्डी उनकी बातें सुन लेते हैं और गुड्डी अपने गरीब माँ बाप की आंखों में आंसू भरे हुए देख कर कहती है, माँ, पिताजी, आप दोनों रोइए मत, हमारे दिए जरूर बिकेंगे। माँ, आप बस ये दिए झोले में भर दो, मैं ये सारे के सारे मिट्टी के दिए लेकर पड़ोस वाली अमीर कौशल्या दादी माँ के घर जाऊंगी। वो बहुत अच्छी हैं, देखना वो हमारे सारे दिए खरीद लेंगी। गुड्डी और सोनू दिए लेकर बड़े से बंगले में आते हैं, जहां अंदर महंगे से सोफे पर कौशल्या बैठी होती है। नमस्ते कौशल्या दादी माँ। अरे बच्चों, तुम यहाँ? दादी माँ, हमारे मिट्टी के दिए आप खरीद लो ना। कोई भी हमारे मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहा। पिताजी ने बहुत मेहनत लगाकर ये मिट्टी के दिए बनाए हैं। अगर आप हमारे ये दिए खरीद लोगी तो हम भी दिवाली मना पाएंगे। बेटा राजीव, थोड़े पैसे देना। जी माँ। राजीव अपनी जेब से 2000 रुपए निकाल कर अपनी माँ को देता है। ये लो बच्चों, ये सारे दिए मुझे दे दो, पर ये 2000 रुपए तुम्हारे दिवाली के लिए। इतने में कौशल्या की अमीर घमंडी बहू स्वाति वहां आकर उनसे वो पैसे छीन लेती है। मम्मी जी, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो आप इन गरीब भिखमंगों को इस 2 कौड़ी के मिट्टी के दिए के बदले 2000 देने जा रही थी? और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरे महंगे फर्श पर मिट्टी मिट्टी करके पूरा बंगलो गंदा कर दिया। कल ही बाई से पूरे बंगले की सफाई कराई थी, और ये अपना फटा चिटा झोला मेरे इतने महंगे सोफे पर रखकर इसे भी गंदा कर दिया। गुस्से में स्वाति मिट्टी के दिए से भरा झोला दूर फेंक देती है, जिससे सारे के सारे दिए टूट जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। आंटी ने हमारे सारे दिए तोड़ दिए, अब हमारे टूटे हुए दिए कौन खरीदेगा? दीदी, क्या अब हम दिवाली नहीं मना पाएंगे? स्वाति आंटी, आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। 2 कौड़ी का बिगड़ैल बच्चा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाता है? ऐसा कहते हुए स्वाति खींचकर सोनू को थप्पड़ मार देती है। चल सोनू, यहाँ से चल। उनके जाते ही कौशल्या कहती है, स्वाति बहू, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने सिर्फ वो दिए नहीं तोड़े, बल्कि उन गरीब बच्चों की खुशियाँ, उनकी उम्मीदें भी तोड़ी हैं। हाँ स्वाति, आखिर दिवाली तो सभी के लिए होती है ना, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। ओ प्लीज राजीव, मुझे ना उन गरीबों के चलते अपने घर में कलेश नहीं चाहिए। रोहन, परी, आ जाओ बच्चों। अम्मा, मैं ना दिवाली के लिए अनार बम, फुलझड़ी और ढेर सारे पटाखे भी लूंगी। और मुझे चाहिए दिवाली के लिए पटाखे वाली पिस्टल गन। हाँ हाँ, मम्मी डैडी तुम्हें दिवाली के लिए पटाखे, मिठाइयाँ और न्यू ड्रेस भी दिलाएंगे। जहाँ एक तरफ अमीर बहू दिवाली के लिए अपने बच्चों को ढेर सारी पटाखे, मिठाइयाँ, कपड़े दिलाती है, वहीं बेचारी गरीब बहू ललिता के घर खाने के भी लाले पड़े होते हैं। देखते ही देखते दिवाली का दिन भी आ जाता है, जहां अमीर बहू का बंगला दिवाली के लिए महंगी महंगी लाइट और मरकरी से सजा होता है, वहीं ललिता की झोपड़ी सूनी होती है। माँ, हम दिवाली के लिए अपना घर नहीं सजाएंगे? देखो ना, सभी के घर कितने सुंदर लग रहे हैं। अपनी गरीब माँ को माफ कर दो मेरे बच्चों, मगर इस वक्त हमारे पास 1 रुपया भी नहीं। घनघोर गरीबी के चलते दिवाली के बड़े त्योहार के दिन भी उस गरीब बहू का पूरा परिवार भूखा होता है। माँ, मुझे भूख लगी है, आज दिवाली है, तुम हमारे लिए पूरी पकवान नहीं बनाओगी? कोई बात नहीं,
मैं नमक रोटी भी खा लूंगा, वही दे दो। हे लक्ष्मी मैया, आज तो आपका दिन है, फिर भी दिवाली के दिन भी मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं और आप मूर्त बनकर देख रही हैं। अमीर लोग तो हम गरीबों को दुत्कारते ही हैं, मगर आप भी। भगवान को दोष न दे ललिता, शायद वो भी हमारी परीक्षा ले रहा है। आखिर उस गरीब बहू का परिवार नमक पानी पी कर सो जाते हैं। इसी तरह से एक अमीर और गरीब बहू की दिवाली बीतती है। किशन दिए बनाने का काम छोड़कर मजदूरी करने लगता है। जैसे तैसे वह गरीब बहू रूखा सूखा खिलाकर अपने परिवार की गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी और इसी तरह से एक बार फिर दिवाली आ जाती है। देखो माँ, दिवाली आ गई। इस बार तो तुम मुझे और गुड्डी दीदी को पटाखे और मिठाइयाँ दिलाओगे ना? हमारे भी घर में पकवान बनेंगे ना? सोनू के मन में दिवाली के लिए भरे अरमान देखकर ललिता भराई आंखों से कहती है, हाँ बच्चों, इस बार हम दिवाली जरूर मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। राजीव बेटा, इस बार दिवाली पर मैं अयोध्या धाम के दर्शन करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं आपको दिवाली में अयोध्या ले चलूंगा। स्वाति, इस बार की दिवाली तुम्हें बच्चों के साथ मनानी होगी। ठीक है राजीव, मगर मम्मी जी, अयोध्या में ऐसा भी क्या रखा है? इतनी तो भीड़ होती है। गरीबों का तो समझ में आता है कि वो वहाँ दौलत शोहरत मांगने जाते हैं, मगर आपको किस चीज की कमी है? हम तो इतने अमीर हैं। तू नहीं समझेगी बहू, दौलत शोहरत हर सुख नहीं देती है। स्वाति हर साल की दिवाली की तरह ढेर सारी खरीदारी करती है। वहीं अभी गरीब ललिता के घर के हालात ठीक वैसे ही थे। अजी आ गए आप? थोड़े से पैसे दे दीजिए, आज धनतेरस है। दिवाली पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, मिठाई लाना है। ये लो, बड़ी मुश्किल से 200 रुपए कमा पाया हूँ। पिताजी 10 रुपए हमें भी दे दो, हमें भी दुकान से फुलझड़ी की डिब्बियाँ लानी है। गुड्डी, फुलझड़ी मैं दिला दूंगी बेटी। 200 रुपए लिए ललिता बाजार जाती है, जहाँ सोनू कहता है, माँ देखो ना कितना सुंदर जामा है, मेरे सारे कपड़े फट गए, मुझे दिवाली के लिए ये दिला दो ना। इतने पैसे नहीं है सोनू बेटा। जैसे तैसे पूजा का थोड़ा बहुत सामान खरीदने के बाद बचे हुए 10-20 रुपए से ललिता एक एक छोटी पटाखे की डिबिया अपने दोनों बच्चों को दिलाकर घर लाती है। बड़ी खुशी के साथ गुड्डी और सोनू छोटी दिवाली के दिन पटाखे जलाने की कोशिश करते हैं, तो वह सिले हुए खराब निकलते हैं। सोनू गरीबी से चिढ़कर रोने लगता है। मैंने कहा था माँ से कि मुझे सस्ते पटाखे मत दिलाओ, देखो ये एकदम खराब और मुझसे बम है, जल्दी ही नहीं। तभी रोहन और परी नए कपड़े पहने उन दोनों गरीब बच्चों को दिखा दिखा कर चरखी पटाखा जलाकर उछलते हुए नाचते हैं। ये कितना मजा आ रहा है ना। हाँ परी, वो देख, वो गरीब भिखारी हमें कैसे देख रहे हैं। माँ मुझे काजू कतली खानी है। और ले मेरी प्यारी परी बेटी को मिठाई खानी है। मैं अभी अंदर से लेकर आती हूँ, बस उन गरीबों से दूर रहना, वो लोग गंदे हैं। ऐसे बोलकर स्वाति अंदर चली जाती है। तभी परी फिर से माचिस से पटाखे जलाने लगती है। तभी तीली पटाखों से भरे थैले में गिर जाती है और सारे पटाखे धू धू करके जलने लगते हैं। माँ बचाओ, माँ कोई तो हमें बचाओ। आग की लपटों को बढ़ता देखकर कोई भी उन बच्चों को बचाने की हिम्मत नहीं करता। तभी ललिता दौड़कर आती है और उन्हें बचाती है। रोहन, परी, कुछ नहीं होगा बच्चों, डरो मत। उन्हें बचाने में पटाखों के छींटे उड़कर ललिता के शरीर पर जगह जगह पड़ जाते हैं। इतने में राजीव और कौशल्या भी आ जाते हैं और स्वाति उसे बहुत सुनाती है। दो कौड़ी की गरीब कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? मुझे पता है तू अपने बच्चों के लिए पटाखे चुराने आई थी ना। नहीं मालकिन, मैं तो बस। ज्यादा आंसू मत दिखा, तो जैसी गई गुजरी गरीबों को मैं अच्छे से समझती हूँ। बस करो स्वाति बहू, जानती भी हो अगर ये गरीब बीच में ना आती तो तुम्हारे बच्चे आज नहीं बचते। अपनी जान पर खेलकर इसने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, तुम्हें तो इसका एहसान मानना चाहिए। ललिता आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। दिवाली के दिन स्वाति उसके घर मिठाई, पटाखे, कपड़े लेकर आती है। हैप्पी दिवाली ललिता,
मुझे माफ कर दो। मुझे अमीरी का इतना घमंड हो गया था ना, न जाने मैं तुम्हें क्या क्या कह गई। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा परिवार हमारे साथ दिवाली मनाए। ये सुनकर ललिता के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इस बार दिवाली पर स्वाति अपने बंगले को महंगे लाइट की जगह उस गरीब बहू के बनाए मिट्टी के दियों से सजाती है और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खुशियों भरी दिवाली मनाते हैं। अरे जरा जोर जोर से दबा, हाथों में जान नहीं है क्या? जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है और हाथ हैं कि तेरे हिलते ही नहीं। जैसी माँ वैसी बेटी, इसके हाथों में भी जान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई रुई से सर दबा रहा है। चाची 1 घंटे से सिल दबा ली हूँ, हाथ दल डोला है। देखा माँ जी, इसकी जुबान अभी 2 फुट की भी नहीं है और जुबान देखो 10 फुट की है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। भाभी, प्रीति अभी छोटी है, उसे माफ कर दीजिए। प्रीति, चाची को सॉरी बोलो, बड़ों से क्या ऐसे बात करते हैं? सॉरी चाची। शोभा एक गरीब परिवार से होती है, जिसके चलते वो अपनी शादी में दहेज नहीं ला पाती है। दहेज ना लाने के कारण शोभा की सास अनामिका और जेठानी ज्योति हमेशा उस पर अत्याचार करते हैं। समय गुजरता है और शोभा की बेटी हो जाती है, जिसके चलते अब वो माँ बेटी दोनों पर अत्याचार करते। शोभा का पति राज अक्सर काम के सिलसिले में देश से बाहर रहा करता था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। माँ जी, कब तक हम इसे और इसकी बेटी को फ्री में पालेंगे? मैं तो कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके इसे और इसकी बेटी को घर से रवाना कर दो। हाँ बहू, बस एक इससे और इसकी बेटी से घर की सफाई करवा लूं, फिर धक्के मार कर दोनों को घर से निकाल दूंगी। अरे वाह माँ जी, मानना पड़ेगा आपको। ज्योति और अनामिका शोभा और उसकी बेटी से दिन रात काम करवाते और छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें मारा करते, लेकिन शोभा ये सब बस अपनी बच्ची के लिए सहती और किसी से कुछ ना कहती। ऐसे ही समय गुजरता है। माँ, इस बार दिवाली पर मुझे नए कपड़े दिलाओगी ना? हाँ मेरी बच्ची, इस बार मैं जरूर तुझे तेरे मनपसंद के कपड़े दिलाऊंगी। लेकिन कैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और ये जो पैसे भेजते हैं उसे माजी और भाभी अपने पास रख लेती हैं। अब मैं क्या करूं? शोभा इतना सोचती है और अपनी जेठानी ज्योति के पास जाती है। मेरा बेटा तो इन नए कपड़ों में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा है। बबलू बेटा, आपको आपके दिवाली के कपड़े पसंद आए ना? हाँ माँ, बहुत अच्छे हैं। भाभी, तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी, दिवाली आ रही है। मैंने प्रीति से वादा किया था कि इस साल मैं उसे जरूर नए कपड़े दिलाऊंगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आप मेरे लिए ना सही लेकिन मेरी बच्ची के लिए दिवाली के नए कपड़े ले आइए, इससे उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाएगी। मैंने यहाँ कोई बैंक खोल रखा है क्या, जो जब चाहे पैसे निकाल ले? तेरी बेटी के कपड़ों के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है, समझी? चल अब जा और मेरे लिए चाय बना कर ला। तेरी बकवास सुनकर मेरा सिर दर्द होने लगा है। लेकिन भाभी, कहा ना एक बार, समझ नहीं आता है, जा यहाँ से। जिसके बाद शोभा निराश होकर कमरे से बाहर आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। शोभा और शोभा की बेटी घर की दिवाली की सफाई कर रहे होते हैं, वहीं अनामिका और ज्योति आराम से बैठे होते हैं। दोनों माँ बेटी सफाई कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रीति के हाथ से कांच का पॉट गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर ज्योति और अनामिका चिल्लाते हुए कहते हैं, ये देखो, कर दिया नुकसान। जानती भी है कि कितना महंगा था। एक तो शादी में एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई, ऊपर से बेटी को जन्म दिया और अब ये नुकसान। तुम दोनों इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना एक दिन तुम दोनों माँ बेटी इस पूरे घर को खा जाओगी और डकार भी नहीं लोगी। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए, हमसे आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हमें घर से मत निकालिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, हमें इससे क्या। बस अब तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकती। इतना कहकर ज्योति और अनामिका शोभा और उसकी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। शोभा और प्रीति कई घंटे तक घर के बाहर बैठकर रोते हैं, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। जिसके बाद शोभा अपनी बेटी प्रीति को लेकर सड़क पर इधर से उधर भटकने लगती है। कई घंटे भटकने के बाद शोभा को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? माला तो ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। पापा है ना,
जब पापा वापस आएंगे तो देखना, वो हम दोनों को यहाँ से ले जाएंगे। जब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर जाकर कुछ काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। शोभा कई जगहों पर जाकर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन शोभा को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। आखिर में जब शोभा निराश होकर अपने घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले दिखते हैं, जिसे देखकर शोभा के मन में ख्याल आता है और वो उन लोगों से थोड़ी मिट्टी लेकर घर आ जाती है। माँ, ये क्या है? बेटा, ये बर्तन बनाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी से हम लोग भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति बनाएंगे और उसी के साथ दिए भी बनाएंगे। दिवाली आ रही है ना, हम यही बनाकर बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से अपना गुजारा करेंगे। माँ, फिर तो बहुत मजा आएगा, मैं भी आपके साथ बनाऊंगी। जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर मिट्टी के दिए और भगवान श्री गणेश लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाते हैं और उन्हें अपने घर के बाहर ही बेचते हैं। ये भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति बहुत सुंदर है और ये दिए भी काफी अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो, ये सब पैक कर दो। ये लीजिए, आपके 490 रुपए हुए। दिन भर की होने वाली कमाई से गरीबी में माँ बेटी अपना गुजारा करते हैं। वहीं अनामिका और ज्योति बड़े ऐशो आराम से अपने घर में रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। चलो अच्छा हुआ, इस बार मैं दिवाली से पहले ही घर आ गया। बस कुछ देर और, फिर मैं शोभा और प्रीति से मिलूंगा और उन्हें ये सारे तोहफे दूंगा। राज विदेश से वापस लौट चुका होता है और अपने घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में राज को उसकी बेटी प्रीति दिख जाती है, जिसे देखकर राज जल्दी से प्रीति के पास जाता है। प्रीति बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और शोभा कहाँ है? माँ, दे तो पापा आ गए। शोभा, ये सब क्या है? तुम और प्रीति यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ है तुम लोगों के साथ? राज के पूछने पर शोभा रोते हुए अपने और अपनी बेटी के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में राज को बता देती है, जिसे सुनकर राज को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर जाता है। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और बेटी के साथ ऐसा करने की? उस 2 टके की औरत के लिए मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे उसकी हैसियत ही क्या थी, वो तो इस घर की नौकरानी से भी गई गुजरी थी। जैसे नौकर को घर से निकाल दिया जाता है, वैसे हमने उसे घर से निकाल दिया। और भूलो मत, ये प्रॉपर्टी माँ जी के नाम पर है और माँ जी भी उसे इस घर में कभी नहीं रखेंगी। ठीक है, आपको और माँ को यह प्रॉपर्टी और घर मुबारक हो। मेरी पत्नी और बेटी ही अगर इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? मैं भी यहाँ से चला ही जाता हूँ। राज भी घर छोड़ देता है और दूसरा घर लेकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और दिवाली वो एक साथ खुशी खुशी मनाते हैं। शोभा अपना मिट्टी के दिए और भगवानों की मूर्ति बनाने का काम जारी रखती है, जिससे घर का गुजारा और अच्छे से चल जाता है और ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति और अनामिका अपने पैसों को फिजूल खर्चों में उड़ाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे कंगाल होने लग जाते हैं और उनकी फिजूल खर्ची उन्हें जल्द ही रोड पर ले आती है। लगता है हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। हमने जो शोभा और उसकी बेटी के साथ किया वो गलत था। भगवान हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ज्योति और अनामिका दोनों ही अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं कि तभी अचानक ज्योति को शोभा की दिए की दुकान दिखती है, जिसे देख ज्योति और अनामिका भागते हुए शोभा के पास जाते हैं। माँ जी, भाभी, आप यहाँ? शोभा, हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। हमने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा आज हमें मिल चुकी है। भाभी, माँ जी, आप दोनों को आपकी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। चलिए आप लोग अंदर आइए। शोभा अपनी सास और जेठानी को घर में ले आती है और वो सभी साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे राज और शोभा की वजह से उनका बिजनेस बढ़ता है और अब वो पहले की तरह अपने महल जैसे घर में रहने लगते हैं। ज्योति और अनामिका भी पूरी तरह से सुधर जाते हैं, जिससे पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है।